हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पे वीडियो बना रहा हूं जिसे सुन के आपका खून खौल उठेगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे देश में आप रह रहे हैं। क्या इस देश में अंधा कानून है या जान के ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो शक्तिशाली लोगों के, ताकतवर लोगों के, रईस अमीर लोगों के पक्ष में ही हमेशा फैसला देते हुए सुनाई देते हैं। दोस्तों, यदि किसी जेब कतरे को पब्लिक पकड़ती है 500,000 रुपए की चोरी करते हुए, जेब काटते हुए, तो उसे मार मार के अधमरा कर देती है। परंतु जब ये सैकड़ों करोड़ों का, हजारों करोड़ों का धांधली होता है और धांधली ही व्यवसाय बन जाता है, तो इस तरीके के लोग अपना कॉलर टाइट करके चलते हैं और मेरे और आपके जैसे लोग जो हैं वो गर्दन झुका के इनके सामने खड़े रहते हैं। जी हाँ, ऐसे ही देश में हम रह रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसे केस के बारे में बता रहा हूं, शायद आप लोगों को अभी तक पता भी चल गया होगा। यह केस ऐसा है जिसमें 100 रुपए बैंक्स ने, क्रेडिटर्स ने दिए और बदले में उसे मात्र 3 पैसा, 3 पैसा भी नहीं, 0.03 पैसा मिलेगा। ठीक है, आपके कानों को विश्वास सा नहीं हो रहा है? जी हाँ, 99.97% जो है वो क्रेडिटर्स या बैंक अपना खो देंगे और मात्र 0.03% की रिकवरी होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्रा जी की, जो कि जी के मालिक हैं। आप लोगों को पता है, सुभाष चंद्रा जी की पर्सनल इंसॉल्वेंसी केस में एनसीएलटी में मामला गया तो 2 जज बैठे थे। एक ने कहा कि भाई ये जो प्रारूप दे रहे हैं या जो मसौदा दे रहे हैं, जो प्रपोजल दे रहे हैं कि इनके ऊपर में 22,000 करोड़ रुपए का बकाया है जिसको मात्र 6.5 करोड़ में निपटा दिया जाए, तो ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। वहीं दूसरे जज साहब ने कहा कि नहीं, मुझे ये ठीक लग रहा है। जब वर्डिक्ट 1-on-1 हो गया, बराबर हो गया, तो इसको भेजा गया एक तीसरे जज के पास में। नीलेश शर्मा उनका नाम बताया जाता है और नीलेश शर्मा जी ने इस चीज को अप्रूवल दे दिया। अब तो ये नीलेश शर्मा जी से पूछने की जरूरत है कि आपने क्या सोच के ऐसा अप्रूवल दिया। कोई व्यक्ति आपसे 1 करोड़ रुपए ले और आपको 30 रुपए वापस करे तो क्या आपको ये मंजूर होगा? या 300 रुपए वापस करे तो क्या आपको मंजूर होगा? तो जब ये बैंकर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बारी आ रही है तो आप कैसे इसको मंजूरी दे रहे हैं? अब इसमें उनका जाहिर सा जवाब होगा, जो बार बार एनसीएलटी ने दिया है, कि हमारा काम ये देखना नहीं है कि क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिल रहा है, कितना रिकवर हो रहा है। हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि सारे रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और सुभाष चंद्रा जी के केस में 80% क्रेडिटर्स जो हैं वो 6 करोड़ रुपए लेने पे मान गए। ये कौन से महानुभाव क्रेडिटर्स है? ये कौन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपने डिपॉजिटर्स, अपने इन्वेस्टर्स को जो है इतनी कड़ी, इतनी भयानक चोट देने के लिए तैयार है? सुभाष चंद्रा जी का ये जो मसौदा प्रपोजल आया, इसमें सिर्फ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उसी ने अपनी आपत्ति जाहिर की। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 170 करोड़ रुपए का लोन दिया था सुभाष चंद्रा जी को और उसको बदले में मात्र 38 लाख रुपए मिलने वाले हैं इस मसौदे, इस प्रपोजल के हिसाब से जो सुभाष चंद्रा जी ने एनसीएलटी में दिया है। अब जाहिर सी बात है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सरकारी कंपनी है। अगर वहां के एमडी चेयरमैन अप्रूव कर देगा तो उसकी नौकरी तो खतरे में आ जाएगी। कल को विजिलेंस बैठ जाएगा, कल को सीबीआई घर पे दस्तक देगी, पहुंच जाएगी। तो जाहिर सी बात है, सरकारी जो संगठनाएं होती है, सरकारी जो संगठन होते हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स रहते हैं, वो इस तरीके के मामले में थोड़े से घबराए हुए, डरे हुए से रहते हैं। परंतु ये कौन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पता करने की जरूरत है, जिन्होंने सुभाष चंद्रा के पर्सनल इंसॉल्वेंसी के केस में ये मान लिया है कि आप हमको 99.9% जो है, आप हमारा पैसा लेके खा पी के आप पचाए गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 0.03% भी मिल जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, आप 1 करोड़ का बैंक से होम लोन लो और बैंक को बोलो 3,000 रुपए दूंगा मैं,
देखो बैंक तैयार होगा, 30,000 रुपए दूंगा तैयार होगा बैंक? कभी तैयार नहीं होगा। तो ये सवाल उठता है, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर, सीएमडी, जिन भी लोगों ने साइन किया है इस मसौदे के ऊपर में, उससे इन्वेस्टर्स उनके पूछे कि आपने क्या सोच के साइन किया है। दोस्तों मुझे याद है फॉर्च्यून इंडिया में 2023 में मैंने या 2024 में एक स्टोरी लिखी थी जिसमें मैंने बताया था कि जो लिक्विडेशन में केसेस जाते हैं एनसीएलटी में, उसमें मात्र 3%, 3 से 3.25% के बीच में ही रिकवरी हो पाती है। सुभाष चंद्र जी तो इससे और 100 कदम आगे निकले। जो 3% की रिकवरी होती है, जिसको पढ़ के और जिसको जब हमने ऑफिस में डिस्कस किया, जब मैंने बताया तो सभी लोगों के खून खौल गए। अच्छे अच्छे कैपिटलिस्ट विचारधारा में विश्वास रखने वाले पत्रकार जो है वो अंदर से हिल गए और ये कहने लगे कि ये किस तरीके के कैपिटलिज्म का जो है हम चेहरा देख रहे हैं, जहां पे 100 रुपए पे 3 रुपए ही वापसी हो पा रही है। बैंकर्स को 97 रुपीज जो है वो लेके खा पी के पचा जा रहा है सेठ, और उस सेठ के ऊपर में कोई गाछ नहीं गिर रही है। अब सुभाष चंद्र जी से और 100 कदम आगे निकले, वो 3%, 0.03% हो गया है सुभाष चंद्र जी के केस में जो इन्होंने प्रपोजल दिया है। दोस्तों मैं एक चीज का खुलासा कर देना चाहता हूं, नहीं तो मुझे मालूम है कई होशियार लोग जो इस चीज से अवगत है वो जरूर कमेंट में लिखेंगे। मेरा डीएनए न्यूज़पेपर जो सुभाष चंद्र जी का मालिकाना हक है, उसके साथ में बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये पर्सनल रंजिश, पर्सनल वेंजेंस, पर्सनल खुंदस कुछ भी जो है उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उनको डिफेम करने का प्रयास कर रहा हूं। पर मैं सिर्फ नंबर दे रहा हूं आपके सामने। आप जो है ये आंकड़े सुन के खुद ही अपना जो है वो मूड बना सकते हैं कि क्या आपका मूड होगा। दोस्तों आपको मालूम है मैं कोई स्क्रिप्ट देख के वीडियो बनाता नहीं हूं, मैं इम्प्रॉम्प्टू बोलता हूं जो मेरे मुंह में आता है। और अभी मेरे मुंह में मोटी मोटी गालियां आ रही है, भयानक भयानक गालियां आ रही है, पर किसी तरीके से अपने आप को संयमित करके, अपने आवाज को संतुलित करके मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा अंधा कानून इस देश में चल पड़ा है जहां पे अमीर लोग सिस्टम की बाह मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और कोई कुछ तक नहीं कर पा रहा, और वो भी ऐसी सरकार में जो अपने चाल चरित्र और चेहरे के बारे में ये घोषणा करती है कि हम बाकी सबसे अलग हैं। ये बताती है कि हम बाकियों से ईमानदार हैं। ये चरित्रवान का सर्टिफिकेट जो है पूरे देश की जनता को बांटती है और अपने चरित्र को सबसे उच्चतम शिखर पे रखती है। ऐसी सरकार के कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 100 रुपए पे 3 पैसा इस देश का एक बहुत बड़ा मीडिया का उद्योगपति दे रहा है, और छू तक नहीं हो रही मीडिया में। भाई साहब फिर क्या विजय माल्या से कौन सा क्राइम हो गया था? आप सभी लोगों ने उसको भगोड़ा बना दिया, उस आदमी की नींद हराम कर दी, उस आदमी को ना जाने कितनी गालियां पड़ी पूरे देश में। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, 6,500 से 7,000 करोड़ का लोन था, परंतु उसके शेयर अटैच करके 12,000 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है। और यहां पे 22,000 करोड़ का केस है। 22,000 करोड़ पे पर्सनल गारंटी या लोन लिया है सुभाष चंद्र ने, और 22,000 करोड़ के लोन पे मात्र 6.5 करोड़ रुपए वो वापस कर रहे हैं। दोस्तों ये केस शुरू हुआ था, विवेक इंफ्राकॉन करके एक कंपनी है, 170 करोड़ की उसने कोई प्रॉपर्टी ली थी, लोन लिया था, जिस पे सुभाष चंद्र ने पर्सनल गारंटी दी थी, और उसके बाद में वो लोन पे उसने डिफॉल्ट कर दिया लोन पे। और ऐसे ना जाने कितने सारे लोन्स पे सुभाष चंद्र जी ने जहां पर्सनल गारंटी दी थी वहां पे डिफॉल्ट कर दिया है, और ये क्यूमुलेटिव बढ़ते 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 जो है वो 22,000 करोड़ हो गया। और ये 22,000 करोड़ के बदले 6.5 करोड़ में जो है ये मामले को निपटाया जा रहा है एनसीएलटी में। एनसीएलटी का अपना खुद का भी कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भी लिक्विडेशन के केसेस जाते हैं जहां पे नीलामी होती है, तो 100 रुपए में मात्र 3 से 3.25 रुपए जो है वही वापस से क्रेडिटर को मिल पाते हैं। उसके अलावा जहां पर निगोशिएशन से बात हो जाती है वहां पे रिकवरी कुछ 16-17% की है। दोस्तों FY25 में रिकॉर्ड 67,000 करोड़ रुपीस जो है वो एनसीएलटी के थ्रू बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी उसमें क्रेडिटर्स ने रिकवर किया 67,000 करोड़।
FY24 में वो अमाउंट था 47,206 करोड़, ठीक है। पर ये FY25 और FY24 से बहुत ज्यादा FY19 में हुआ था 1.19 लाख करोड़ का रिकवरी, जब एसआर स्टील जो है, बड़े बड़े भूषण स्टील, एसआर स्टील, इन सब के केसेस गए थे। किसी को लक्ष्मी मित्तल ने खरीदा, किसी को टाटा ने खरीदा, तो इसलिए वहां रिकवरी ठीक हो गई। परंतु उसके बाद में जो गोरख धंधा चल पड़ा है, 3%, 4%, 5%, 10, 15, 20% की रिकवरी हो रही है। दोस्तों ये मखौल है, मजाक है पूरे आईबीसी कोर्ट का और एनसीएलटी का। एनसीएलटी में 63 पोजीशंस है और वो प्राइम पोजीशन मानी जाती है। लोग जो है एनसीएलटी कोर्ट के जज बनने के लिए मरे जा रहे हैं। जब कद्दू कटता है तो सब में बटता है। लाइन से सुभाष चंद्रा के केस में लाइन से निगरानी, जांच पड़ताल होनी चाहिए और गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये कौन से क्रेडिटर्स हैं, कौन मैनेजर है, कौन सीईओ है, कौन ऑफिशियल है जिसने साइन किया है इस लेवल पे जो है एक्सेप्टेंस करने के लिए। वो कौन सा जज है? वो 2 जज में एक जज जिसने कहा कि मुझे मंजूर है, और उसके बाद में नीलेश शर्मा। इन लोगों से पूछना चाहिए कि यदि आपका सुपरवाइजरी का ही रोल है तो आपको रखने की क्या जरूरत है, आपको सैलरी देने की क्या जरूरत है? या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, सब आप डाल दीजिए प्रिंसिपल्स की ये रूल फॉलो होने चाहिए, और उसके बाद में वो एआई मशीन डिसाइड कर लेगी सुपरवाइजरी करके कि वो रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। आप लोगों को तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? ये क्या मजाक है? अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई मानने को तैयार नहीं है। पोजीशन सबको चाहिए, सरकारी बंगले सबको चाहिए, सरकारी गाड़ी घोड़े सबको चाहिए। यहां 3-3 ट्रेनें टकरा जाती है, मंत्री के ऊपर में कोई आंच नहीं गिरती है। यहां पे देश के अंदर में टेररिस्ट घुस के हमारे लोगों की शहादत ले लेते हैं, कुछ नहीं होता मंत्री को। यहां 150 किलोमीटर दूर घुस के भारत के अंदर में टेररिस्ट जो है हमारे देश के सैलानियों की शहादत ले लेते हैं, मंत्री को कुछ नहीं होता। पूरा का पूरा एक राज्य जलता है, मंत्री को कुछ नहीं होता। वित्त मंत्री एकदम अपने अंदाज में बोलती है कि हमें एफआईआर नहीं चाहिए, और एफआईआर का पलायन भारत से होने लगता है और मंत्री पे कोई घास नहीं गिरती है। और अब ये उद्योगपतियों ने और नाक में दम कर रखा है इस देश के। ये देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं उद्योगपति। ये जितने उद्योगपति हैं देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आप लोग जो मुझसे बार बार पूछते हो कि मैं ये क्यों कहता हूं कि इस देश में समाजवाद का उदय होगा, दोस्तों समाजवाद के उदय का मुख्य कारण कैपिटलिज्म का फेल होना ही रहेगा। ये इस तरीके के फैसले आने लगे, 100 रुपए पे 3 रुपए ले लो, पूरे देश की जनता होम लोन पे डिफॉल्ट करेगी और बोलेगी भैया हमारा 1 करोड़ का लोन है, 5,000 रुपए में निपटाओ। और बैंक ज्यादा आए बाय करेगा तो लठ लेके घर के बाहर तैयार खड़े रहेंगे। कितनों को बैंकर्स को पुलिस प्रोटेक्शन देगी? अगर आपने ये अंधा कानून बना दिया है, अगर आप बड़े रईस लोगों को गलत कामों पे मुंह मोड़ ले रहे हो, आंखें बंद कर ले रहे हो, तो कल को इस देश का मध्यम वर्ग भी यही करने लगेगा और तब आपको टैक्स के पैसों के लाले पड़ जाएंगे। आप खुद अराजकता इस देश के अंदर में बो रहे हो, आप खुद लोगों को अराजक बना रहे हो। इस तरीके के लोग जो 100 रुपए पे 3 पैसे देने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले तो इनको उठा के जेल में डालो। ये बैंकों के पैसों को लेके इन्होंने मौज मारा है। बैंकों के पैसे को लेके बड़े बड़े गाड़ी घोड़े बंगले देश के बाहर खरीद डाले हैं। क्यों ऐसा है कि इस देश के उद्योगपति जो है ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को इस देश के बाहर निकाल रहे हैं। इस देश के ब्यूरोक्रेट, इस देश के जज अपने बच्चों को देश के बाहर निकाल रहे हैं और वो बच्चे सुखी जीवन बाहर बिता रहे हैं। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? इस देश का सीबीआई का डायरेक्टर एक रिटायरमेंट के बाद जाके पेरिस में बस जाता है। इस देश के ना जाने कितने ब्यूरोक्रेट और जज रिटायरमेंट के बाद जाके अमेरिका में बस जाते हैं। इनमें से ना जाने कितनों के बच्चे अमेरिका में पल रहे बढ़ रहे हैं। हम कैसे मान लें कि आपकी देश की जो आपकी जो लॉयल्टी है वो इस देश के प्रति है, जब आपने अपने बच्चों को गिरवी रख दिया है विदेशों में? हम कैसे मान लें कि आप जो टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं वहां पे कोई आपके बच्चों का टेटुआ दबा के आपसे यहां के सीक्रेट्स ना निकाल रहा हो? इस चीज की क्या गारंटी है?
दोस्तों मजाक बन गया है। भारत जो है एक बनाना रिपब्लिक बन गया है, मजाक चल रहा है। और हमारे जैसे जो लोग विरोध करते हैं उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, चैनल पे आते तो चैनल बंद करने का प्रयास किया जाता है, तमाम तरीके की अड़चनें डाली जाती हैं, जीवन में तमाम तरीके की बाधाएं डाली जाती हैं, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सरकार प्रोटेक्ट करती है। ये इस तरीके के जजेस आके जो है अप्रूवल दे देते हैं, आंखें मोड़ लेते हैं। हमको भी समझ में आता है कि कद्दू कटता है तो सब में बटता है, और ये बात सिर्फ सुभाष चंद्र के केस की नहीं है, सारे केसेस में हमने देखा गया कि 5% 10% पे जो है वो मामले सेटल हो रहे हैं। ये मजाक बना के रख दिया आपने दोस्तों। बैंकिंग और फाइनेंस की यदि बात करें, मान लीजिए 100 रुपए बैंक ने लिया, 100 रुपए बैंक ने मुझे लोन दिया, और अगर मैं उस 100 रुपए के बदले उसको 1 रुपए लौटाता हूं तो 99 रुपए का बैंक का लॉस हुआ। अब ये लॉस की भरपाई कैसे होगी? या तो सरकार करे। सरकार कैसे करेगी? या तो आपसे और मुझसे ज्यादा टैक्स वसूलेगी, या फिर ये नए नए नोट छापेगी, आरबीआई को बोलेगी और सिस्टम में डालेगी। यदि आपसे और मुझसे ज्यादा टैक्स लेगी तो डायरेक्ट रूप से आप अब मेरे और आपके ऊपर में अत्याचार कर रही है, और अगर ये नोट छाप रही है तो इनडायरेक्ट रूप से अत्याचार कर रही है, क्योंकि जितने नोट छपेंगे उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे ऊपर में। तो दोस्तों ये अमीर लोगों को जो रियायतें मिल रही हैं, ये जो बैंक्रप्सी कोड में कोर्ट का जो आईबीसी का जो ये धड़ल्ले से जो है, मैं देख रहा हूं कि मजाक बना के रख दिया है। एनसीएलटी के तो एक एक जज जिन्होंने डिसीजन दिया है, इन सबके पर्सनल वेल्थ की जांच होनी चाहिए। और अगर यह सरकार नहीं करेगी तो अगर 2029 में सरकार बदलती है तो नई सरकार ने अवश्य करना चाहिए। विपक्ष कहां है? विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? विपक्ष के लोग क्यों नहीं जाके इनके जजेस के घर पे धरने पे बैठ जाते हैं, उद्योगपतियों के घर पे धरने पे बैठ जाते हैं कि कैसा आपने हमारे देश को जो है एक बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया है, एक मखौल बना दिया, मजाक बना दिया। विपक्ष की भूमिका क्या होती है? विपक्ष की भूमिका अभी काम आने की, बैठ जाइए दरवाजे पे आप, ताकि हिम्मत ना हो सके इन लोगों की जो इस तरीके से पूरे सिस्टम को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं और अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों देश एक ही झटके में समाप्त नहीं होता, ऐसी धीरे 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 अंदर से खोखला होता है, और खोखला होता है। 55 लाख करोड़ का लोन जो है भारतवर्ष के ऊपर में, पब्लिक डेट जो है 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और आप चैन की नींद सो रहे। भुगतान किसी ना किसी को तो करना होगा। हम नहीं करेंगे अपने जीवन में तो हमारे बच्चे करेंगे आने वाले समय में, और हमारे बच्चों ने नहीं किया तो उनके बच्चे करेंगे आने वाले समय में। परंतु देयर इज नो फ्री लंच। फ्री लंच नहीं है इस विश्व में कुछ भी। यदि आप आज कुछ गलत कर रहे हो तो इसकी भरपाई कल आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आज इस देश का प्रेजेंट जनरेशन आंख बंद करके इस सरकार की इस तरीके के निकम्मे नकारे जजेस की सारी गलतियों पे चुप्पी साध के बैठता है तो इसकी भरपाई जो है यदि हम अपने जनरेशन में नहीं कर पाए तो आगे आने वाली नस्ल को, जनरेशन को करना पड़ेगा। या आपको सोचना है, आपको तय करना है, या आपका फैसला होगा कि हम इस तरीके की चीज से कैसे निपटे। दोस्तों समाजवाद का यदि उदय होगा तो इसमें ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है इसका सबसे बड़ा श्रेय होगा, सबसे बड़ा भाग होगा। आज मुझे मालूम नहीं कि भारत के समाजवादी कहां हैं। लेंस लेके ढूंढता हूं कि भाई मुझे 10-15 समाजवादी विचारक मिल जाए, दिख जाए, मुझे मिलते नहीं है। समाजवाद की बात करने वाला कोई दिखता नहीं है, कोई मिलता नहीं है। यदि आप में से कोई विश्वास रखता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9860317209। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में समाजवाद का उदय होगा, आपको लगता है कि नहीं लगता है? दोस्तों देश बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया, और पेटी थिंग्स पे, छोटी छोटी चीजों पे हम देख रहे हैं प्राइम टाइम में बहस हो रही है कि वंदे मातरम कौन गा रहा है कि नहीं गा रहा है। देश के असली मुद्दे ये हैं कि एक व्यापारी 22,000 करोड़ रुपए ले रहा है और उसके बाद में 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए लौटा रहा है। ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा कहां गया?
ये बैंकों के पैसे हैं, भले वो प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट एनबीएफसी हो, टैक्स तो देते हैं ना भारत सरकार को। यदि उनके प्रॉफिट में कमी आएगी इस तरीके से रियायत देने पे, तो भारत सरकार को टैक्स कम मिलेगा और उसका नतीजा ये होगा कि आपके और मेरे वेलफेयर के लिए ज्यादा काम नहीं हो पाएंगे। वेलफेयर इस पूंजीपति का हो रहा है जो 22,000 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए वापस कर रहा है। पर ये जो क्रेडिटर्स छोड़ दे रहे हैं, इनको यदि पैसे वापस मिलते थे, टैक्स पे करते थे, तो ये वेलफेयर मेरा और आपका होता। जन कल्याण में कार्य पैसे लगते, स्कूल खुलते, हॉस्पिटल खुलते। पर अब ठन गोपाल कुछ नहीं, सुभाष चंद्रा के बैंक अकाउंट में। अब वो बोलेंगे मैं तो भाई बैंकरप्ट हो गया हूं, मेरे पास में कुछ है ही नहीं, इतने ही पैसे। आप प्रूफ करते बैठो, आपके ऊपर केस ठोक देंगे कि आपने कैसे बोल दिया कि 6.5 करोड़ से ज्यादा है मेरे ऊपर में। तो इस देश में तो मजाक चल पड़ा है। सिस्टम पहले उद्योगपति का समर्थन करेगा। हमारे जैसे पत्रकार यदि उद्योगपति और सिस्टम के बीच के इस नाजायज रिश्ते को उजागर करेंगे तो हमको कोर्ट मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। जाओ लड़ते रहो केस। गौतम अडानी ने ना जाने कितने पत्रकारों के ऊपर में गुजरात के किसी सुदूर गांव में, एकदम पिछड़े हुए कोई डिस्ट्रिक्ट में, एकदम सुदूर थाने में केस फाइल कर दिया। जाते हैं जर्नलिस्ट, वो थाने वाला 8-8 घंटे बैठा के रखता है। आपके साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, कोई आके सिपाही 5 झापड़ ना मार दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप सभी को चाहिए कि देश हित में बात करें, देशभक्ति की बात करें, ईमानदारी की बात करें। और जब इस तरीके से पत्रकार फंसते हैं तो आप में से कितने लोग सामने आके कंधे से कंधा मिला के उस पत्रकार के खड़े रहते? आप बताइए। एक बहुत बड़े पत्रकार है, एनडीटीवी में कभी काम किया करते थे, उनके ऊपर में अडानी जी ने केस डाला। ऐसी जाके वो 8 घंटे बैठे रहे, उसके बाद उनकी हिम्मत ऐसी टूटी कि जाके साष्टांग प्रणाम कर दिया उन्होंने अडानी जी को। बोले माई बाप गलती होगी मुझसे, माफ कर दो मुझको। उन्होंने बोला ठीक है, मुस्कुराए, हंसे, बोला मेरा दिल बहुत बड़ा है, माफ किया तुझे, पर मेरे खिलाफ आगे कुछ इस तरीके की बात नहीं करना। आज वो पत्रकार कॉलर टाइट करके जो है यूट्यूब पे बहुत धूम मचा रहा है। पहले से ही धूम मचा रहा था, अभी कुछ ज्यादा ही धूम मचने लगी। और अडानी के बारे में एक शब्द अब आप उस यूट्यूबर के मुंह से नहीं सुनेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करोगे आप? दोस्तों बहुत ही आक्रोश, बहुत ही गुस्से में मैंने वीडियो बनाया है। मेरी आवाज कई जगह ऊंची हो गई होगी, मुझे माफ कर देना। मेरा ब्लड प्रेशर इतना यूजुअली बढ़ता नहीं है, परंतु यह घटना पड़ने के बाद में मेरा खून खौल उठा। मैं अपने आप को संयम में रख नहीं पाया। भाषा संयमित रही ऐसी मुझे आशा, मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत मुंह से निकाला है। परंतु और मैं एडिटिंग करता नहीं हूं, जो बनता है 1 टेक में वही मैं वीडियो चढ़ा देता हूं। मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है, समय भी नहीं है। रात के 10 बज रहे, 10:15 10:30 तक वीडियो आपको नहीं मिला तो आप लोग देखोगे नहीं। बहुत सारे लोग नहीं देख पाते क्योंकि मैं बहुत लेट रात में वीडियो निकालता हूं। कारण यह है कि जितने यूट्यूब पे बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं, ये सब के सब आज अपने वीडियो निकालने मेरा वीडियो पे चोरी भी करेंगे तो कल ही ये वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चोर कौन है और असली कंटेंट कौन बना रहा है। इसीलिए जो है मैं बहुत रात में लेट में इत्मीनान से पूरा शहर वहर घूम के आ जाता हूं, बच्चों का होमवर्क करा लेता हूं, डिनर कर लेता हूं, उसके बाद वीडियो बनाने बैठता हूं। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा कीजिएगा। दोस्तों मैं 6 सितंबर को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। यदि आप में से कोई वो पेड वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो मैं वीडियो में बोलता हूं। बहुत सारे आंकड़े, फैक्ट, फिगर्स देता हूं, जनरल नॉलेज का टिडबिट देता हूं। ये सारी चीजें मैं आपको रिटन नोट फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, पहले टॉप 20 वीडियोस जो मुझे लगे उसके मैंने नोट्स जो है निकाल के लोगों को देने शुरू किए और जबरदस्त रूप से जो है मुझे उसका प्रतिसाद मिला है। हर दिन सुबह उठता हूं, 3-4 लोगों के मैसेजेस रहते हैं कि हमें नोट्स चाहिए। दोस्तों यदि आप भी नोट्स ये पढ़ना चाहते हैं तो 300 रुपए उसकी फीस है। आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।
बाय।